जी आज लेक्चर नंबर 2 है जी। कल 1 था, आज 2 है। तो इफेक्टिवली आज पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। कल जो थोड़ी बहुत बातें की थी उसमें किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। कोई सवाल नहीं, चलें जी। शुरू करते हैं जी। अकाउंटिंग समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस पहले लिखनी पड़ेंगी। और ये जो किताब है कल आपको शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिखाई थी, ये बुक शॉप पे आपको इसी फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चलते फिरते ये बुक ले लीजिएगा। इस बुक की ज़रूरत हमें तकरीबन कोई हफ्ते के बाद पड़ेगी। ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हफ्ते के बाद पड़ेगी। ओके, तो तब तक आप ये ले लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको कहा था वो आप कंफर्म कर कर लीजिएगा, और वो भी जितनी जल्दी हो सके वो करवा लीजिएगा। क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के 3 माह बाद आप पेपर दे सकते हैं, कुछ ऐसा सीन है। तो इसलिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो वो 3 माह फिर वहाँ से शुरू होंगे। अगर आप इसको डिले करेंगे तो फिर आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी आगे चलते जाएंगे। तो ज़रा इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए वो आपकी पूरी होनी चाहिए। रिज़ल्ट तो मेरे ख्याल में आप लोगों का 19 अक्टूबर को है शायद। ऐस कब है? 20 अक्टूबर को है। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। लिखें जी फिर कुछ डेफिनेशंस समझने के लिए, ताकि आपको बताया जा सके अकाउंटिंग होती क्या है और ये ज़रूरी क्यों है। कितने लोग कल नहीं आए थे? खैरियत थी सर, आप नहीं आए थे? वैसे ही फर्स्ट डे। अच्छा, प्रैक्टिकल्स थे ये सेकेंड ईयर के? ओके, ठीक है। तो सर कैसा हुआ प्रैक्टिकल आपका? कौन सा, फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का था? बायोलॉजी, मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप? ठीक है, चलें कोई बात नहीं। कल जो बातें की थी वो 1-2 मिनट लगा के मुख्तसर से रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा जो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसमें 10 चैप्टर्स हैं टोटल। और अकाउंटिंग जो है वो डिफरेंट फेजेस पे टेस्ट होती है सीए के अंदर। FR1 के तौर पे होगी, इसके बाद फिर FR2 के तौर पे होगी, फिर एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तौर पे होगी फाइनल लेवल पे, और फिर MSA जो एंड पे आपका एक केस स्टडी होता है उसमें भी टेस्ट होगी। तो बेस स्ट्रांग होगी तो आगे चीज़ें समझ आएंगी, अदरवाइज थोड़ा सा मसला हो सकता है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे आगे जाने ही नहीं देना अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए। ठीक है, सवाल पूछ लिया करें, कोई मसले वाली बात नहीं होती। दूसरी बात ये हुई थी कि आपका जो सारे का सारा ये पेपर है ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। मैंने आपको उसका पूरा फॉर्मेट भी कल दिखा दिया था। MCQs आते हैं, 40 MCQs होते हैं 2-2 नंबर के, टोटल 80 मार्क्स यूँ बन जाते हैं। और एक 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। वो एक टॉपिक है जी, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहाँ से ही एक सवाल आता है। लेकिन उसमें मैंने आपको कल दिखा दिया था कि उसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स जितनी भी होती हैं या जितना भी सवाल होता है, होता वो दूसरे टॉपिक से है। तो दूसरे टॉपिक्स आते होंगे तो ही वो सवाल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। वो 20 नंबर का सवाल होता है। 2 घंटे का आपका पेपर होता है और सारे का सारा कंप्यूटर बेस्ड होता है। उसमें मैंने आपको नोट पैड भी दिखा दिया था चीज़ें नोट करने के लिए, और वर्किंग के लिए मैंने आपको एक्सेल भी दिखा दिया था और कैलकुलेटर भी दिखा दिया था कि सारा कुछ आपके पास वहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक होगी बात। बहरहाल एग्जाम इंस्ट्रक्शन मज़ीद आपको जब आप पेपर देने जाते हैं तो उससे तकरीबन हफ्ता या 2 हफ्ते पहले आपको एक एडमिट कार्ड मिल जाता है, जैसे आपको सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर बोर्ड में मिलता है। बिल्कुल वैसे ही एडमिट कार्ड मिल जाता है, उसके बैक पे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। तो वहाँ पे भी लिखा होता है आप क्या क्या पेपर में ले जा सकते हैं, क्या क्या नहीं ले जा सकते। ठीक होगी बात 12। ठीक है जी, कल बस यही बातें हुई थी और कुछ ये बातें हुई थी कि जी सीए क्यों नहीं होता, बस वो बात चले हो गई थी, वो भी मैंने बता दी थी। लेकिन अब जो माशाल्लाह आज लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, ये तो मेहनत करने वाले लोग लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग तो सब कर ही जाएंगे सीए। लिखें जी पहली डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अकाउंटिंग समझने के लिए कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। ऑर्गेनाइजेशन, a group of persons, a group of persons, a group of persons joined together, a group of persons joined together to do some activity, a group of persons joined together to do some activity is called organization. सर आप नहीं लिख रहे सर? A group of persons joined together to do some activity is called organization. सर अगर एक बंदा आर्मी चीफ बने और वो पहले दिन उसका हो और वो बंदूक ना लेके जाए, हमला कर दिया उधर से, क्या आज पहला दिन था बंदूक नहीं लाया मैं। ओके सर, ये चीज़ें ना अपने पास रखा कीजिए किसी भी टाइम जरूरत पड़ जाती है। तो अ ग्रुप ऑफ पर्संस जॉइन टुगेदर टू डू सम एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन का एक लफ्ज़ है जो कि आप लोग अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा, कभी आपने कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज़ सुन लिया होगा। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब मैंने आपको लिखवाया, इसमें इसका मतलब ये है कि कुछ लोग इकट्ठे होकर किसी भी मकसद के लिए कोई काम करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो तरह की हो सकती है। मुझे बताइए कंपनीज क्यों बनती हैं? कंपनीज बनती है प्रॉफिट कमाने के लिए। उनका मकसद यही होता है कि जी हम कोई कारोबार करें और प्रॉफिट कमाएं। तो बिल्कुल जी, पहला मकसद ये होता है कि इन्होंने प्रॉफिट कमाने होते हैं, प्रॉफिट सीकिंग। ठीक है जी, इन्होंने प्रॉफिट कमाने होते हैं, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, चंद लोग इकट्ठे हो जाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। अदरवाइज नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के यही दो मकसद हो सकते हैं, या तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए बनी होगी या फिर उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होगा बल्कि सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क्स, इस तरह का काम होगा। जो लोग मिलते हैं, जो मैंने आपको भी लिखवाया कि ग्रुप ऑफ पर्सन जो ज्वाइन टुगेदर, ये जब लोग मिलते हैं तो इनके दो ही मकसद होते हैं, या तो कोई प्रॉफिट कमा लिया जाए, पैसा कमा लिया जाए, या फिर लोगों की खिदमत कर ली जाए। ठीक होगी बात। अब प्रॉफिट सीकिंग क्या होती है जी? प्रॉफिट सीकिंग की कोई एग्जाम्पल मुझे दें। प्रॉफिट सीकिंग की क्या एग्जाम्पल हो सकती है प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की? जी हाँ जी, बिल्कुल, ग्री एसी वाले। अगर हम इसकी एग्जाम्पल लिखना चाहें तो ये ग्री एसी वाले जो हैं ये खिदमत कर रहे हैं, मुफ्त एसी बांट रहे हैं? नहीं, मुफ्त एसी नहीं बांट रहे, ऑब्वियसली पैसों के बांट रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनका मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, और इसके अलावा रॉयल फैंस पहले पढ़ी हुई है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग? सच से बता दे भाई, थोड़ी बात पढ़ी और मुझे पता भी लग गया कि किससे पढ़ी हुई है। जी जी बिल्कुल, मुझे समझ आ गई है सारी, ये जो एग्जांपल्स आप बता रहे हैं ना, सारी बातें मुझे समझ आ रही हैं, रट्टे लगाए मैं जी। और सब पता लग जाता दोस्त जी। कोई भी प्राइवेट नाम ले लें, इर्द गिर्द देख लें, कुछ नजर आता है जी? होंडा कितने की गाड़ी है सर आजकल? 90? नहीं, 90 की नहीं है सर, 75 की है, 65 की और 61 की है। फ्री तो नहीं ना दे रहे? ओके, और इसके अलावा डॉलेंस? हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ये लें आपकी खुशी के लिए क्रीसेंट। और ठीक है, मेरे ख्याल में इतनी एग्जांपल से आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि ये तमाम जो नाम मैंने लिए उन तमाम नामों से आप वाकिफ़ हैं, कोई नया नाम या मुश्किल नाम नहीं है। इन तमाम कंपनीज या इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। हाँ जी, वो भी उस पर भी करते हैं बात, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, उस तरफ मैंने अभी आना है। वो जो अकेला बंदा कारोबार कर रहा होता है ना, उस पर भी आना है, उसी की तो सारी लड़ाई होगी यहाँ पर, बाकी कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? प्रॉफिट सीकिंग में किसी का कोई भी सवाल? प्रॉफिट सीकिंग में किसी का कोई भी सवाल? ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम नॉट फॉर प्रॉफिट पे। नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं जी जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। अगर इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, फिर इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है लोगों की खिदमत करना, सोशल वेलफेयर करना, ठीक है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। ओके, इसकी कोई मिसाल दे सकता है? ईदी फाउंडेशन। मुझे पता भाई ने क्या बोलना है, भाई याद करके आए हैं। ईदी फाउंडेशन जी सर, आप फरमाइए, जिनसे आपने पढ़ी उन्होंने कौन सी मिसालें लिखवाई थी? ये कुछ चेहरे हंसने शुरू हो गए। शौकत खानम, ठीक है जी बिल्कुल। और रेड क्रीसेंट, थोड़ा सा ना मुश्किल नाम है, वैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोग इसके साथ कंफ्यूज कर लेंगे, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा। नाम आपने बिल्कुल ठीक बताया, रेड क्रीसेंट एक है, इदारा है जी। और इसके अलावा सर क्या हो सकता है? मेट्रो कैश एंड कैरी? मेट्रो बस वाले? नहीं नहीं, वो नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट अर्निंग वाली है। ठीक है, और इसके अलावा? हाँ जी बिल्कुल, ये फाउंडेशन जितनी भी है ना, वो टीवी पे जो आ रहे होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। ठीक यार, गवर्नमेंट कॉलेजेस इसके अंदर नहीं आएंगे,
वो भी नहीं आएंगे। एक्चुअली अब यहाँ तक बात आपको समझ आ गई ना, मेरे ख्याल में ईदी फाउंडेशन शौकत खानम का नाम पढ़ के आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या होते हैं। अब मैं आपको ना थोड़ी सी इनकी बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये बात वैसे तो आपसे लेवल थोड़े से ऊपर लेवल की है, लेकिन चले मैं बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कारोबार करना है ना, तो कारोबार करने के ना काफ़ी तरीके हैं। जैसे इन्होंने बताया, एक बंदा अकेला कारोबार कर रहा है, एक बंदा जो है उसने अपनी कंपनी बना ली है, तो डिफरेंट ना तरीके होते हैं। तो अगर आपने कारोबार करना है ना, तो आप कारोबार, अब मिसाल के तौर पे मैं होंडा की बात करता हूँ। होंडा जो है वो कहता है चलो आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाते हैं। वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाना शुरू कर देता है, 2-2 करोड़ की गाड़ी बेचता है और कहता रहता है मैं तो नॉट फॉर प्रॉफिट हूँ भाई। तो क्या कहने से नॉट फॉर प्रॉफिट बन जाएगा? ऐसे नहीं होता, कहने से नहीं बनता। आपकी हुकूमत के साथ जो हुकूमती इदारे हैं उनके साथ रजिस्ट्रेशंस होती हैं, और वो रजिस्ट्रेशंस नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पर होनी चाहिए। असल बैक एंड पे जो बात होती है ना, वो ये होती है। तो वो कहते हैं भाई आप साबित करें कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, फिर आप उनको अपने पूरे ऑपरेशंस बताते हैं कि जी मैं ये काम करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा। वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें मैं 1 साल या 2 साल तक वॉच करूँगा, ऑब्जर्व करूँगा, कहीं कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि तुम 2-2 करोड़ रुपया जो है वो ले रहे हो और तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, अन्यवा पैसे तुम्हारे बैंक में भरते जा रहे हैं। क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट तो कभी अपने अकाउंट नहीं भरेगा ना, उसको तो बस यही होगा कि जितने पैसे उसके पास आते हैं वो सारे लग जाएं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वो ऑब्जर्व करके ना, तो फिर कहेंगे चलो ठीक है, ओके तुम सही कह रहे हो। तो ये चीज़ें जो असल में ना, ये डिफाइन करती हैं कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट हैं या नहीं है। सिर्फ मुंह से कह देना कि जी मैं नॉट फॉर प्रॉफिट हूँ, ये कहीं की जो है ना वो क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन एक बनती है तो वो 2 मकासद के लिए बन सकती है। या तो वो प्रॉफिट सीकिंग होगी, उसका मकसद होगा प्रॉफिट कमाना, और मोस्टली जो है वो प्रॉफिट सीकिंग ही होती हैं। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट भी होती हैं, लेकिन वो कदरें कम होती हैं, प्रॉफिट सीकिंग की बनस्बत कम होती हैं। और ये कैसे डिफाइन होती हैं ये मैंने आपको बता दिया है कि इनकी बैक एंड पे हुकूमत के साथ रजिस्ट्रेशन इस तौर पे हो रही होती हैं। ये बात रजिस्ट्रेशन वाली आपके कोर्स में नहीं है, कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ लीजिएगा जाके जब वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक होगी बात? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? जी जी बताइए। जी बिल्कुल आप ले सकते हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब थोड़ी सी बात नॉट फॉर प्रॉफिट पे कर लेते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट, मुझे क्या ये गवर्नमेंट ओन्ड हो सकती हैं या सिर्फ एक इंडिविजुअल या प्राइवेटली ओन्ड ही हो सकती हैं? दोनों हो सकती हैं या कोई एक हो सकती है? जी बिल्कुल दोनों हो सकती हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट में गवर्नमेंट ओन्ड भी हो सकती है और प्राइवेटली ओन्ड भी हो सकती है। इसके अंदर दोनों तरह के इदारे आ सकते हैं। ठीक है जी, आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम बात आपको आगे बढ़ाते हैं। इसको अगर आप चाहें तो 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड, प्राइवेटली ओन्ड। कौन? हाँ बिल्कुल, ओल्ड एज होम्स आ सकते हैं। अगेन मैंने आपको वही बात बताई कि बैक एंड पे क्राइटेरिया जो है ना वो रजिस्ट्रेशंस का ही है। अगर ओल्ड एज होम की रजिस्ट्रेशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे हुई है, और नॉर्मली होती है, वो होती है, कोई मैंने ओल्ड एज होम ऐसे नहीं देखा जो पैसे लेके जो है वो प्रॉफिट कमा रहा हो, मैंने अभी तक कोई नहीं देखा ऐसा। तो वो नॉर्मली नॉट फॉर प्रॉफिट में ही आते हैं। अच्छा, अगर इन दोनों की बात करें, ये जो आपने दोनों मुझे लिखवाए हैं ईदी और शौकत, ये गवर्नमेंट ओन्ड है या प्राइवेट ओन्ड है? ये ईदी, चले पहले ईदी की बात करें। ईदी गवर्नमेंट ओन्ड है प्राइवेट ओन्ड है? ईदी तो प्राइवेट है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। हाँ शायद यहाँ पे आपको थोड़ा इख्तलाफ हो सकता है। ये भी प्राइवेट है जी, बिल्कुल प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट इसको ओन नहीं कर रही। ठीक है, ये भी प्राइवेट ओन्ड है। गवर्नमेंट ओन की क्या मिसाल हो सकती है? कोई एक आधी लिखवा दें। हाँ जी, 1112, ये कौन भाई बोले? ओके जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये जो रेस्क्यू 1112 है ना, पैसे तो नहीं ना लेते आपसे? पता लगे अल्लाह माफ़ करे कोई भाई सड़क पे पड़े हो और उनसे कहा जाए पहले 5,000 दो फिर इलाज करूँगा, ऐसा तो नहीं होता ना? बिल्कुल। तो ये रेस्क्यू 1112 ये हुकूमती इदारा है जी, और बिल्कुल ये मुफ्त काम करते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट काम करते हैं। ठीक है जी, तो ये गवर्नमेंट ओन की डेफिनेशन में आ सकता है ये। ओके जी, यहाँ तक कोई सवाल किसी का? सर आप भी नहीं लिख रहे सर? ओके,
चलें, आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन होगा तो इसकी तस्वीर उतार लीजिएगा, ठीक है, लेकिन घर जाके कोशिश कीजिएगा कि इसको लिख लें, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल मांगने वाले काफ़ी लोग हैं सड़क पे, बंदूक के साथ मांग लेते हैं वो, फिर इनकार भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो ज़ाया हो जाती हैं चीज़ें। जी यहाँ तक कोई सवाल? ओके जी, हमारे जो कोर्स है इसमें जो हमारी डिस्कशन है वो प्रॉफिट सीकिंग पे ही है, नॉट फॉर प्रॉफिट पे हमारी कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट सीकिंग के लिए ही होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट पे भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके लेवल पे जो ज़्यादा बात है ना वो प्रॉफिट सीकिंग पे ही है, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप FAR 1 में जाएंगे तो गालिबन वहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट जो है उसकी बात होती है, तो फिर वहाँ पे उसकी बात कर लीजिएगा, ठीक होगी बात। इधर तक किसी का कोई सवाल? ओके जी, यहाँ तक तो हमने बात कर ली जी ऑर्गेनाइजेशन की, क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, चंद लोग मिलते हैं और मिलके कोई काम वगैरह कर लेते हैं, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि बिजनेस क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस का ताल्लुक क्या है, क्या सेम चीज़ें हैं क्या डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो लिखें जी, हेडिंग बनाएं, व्हाट इज़ बिजनेस। ओके जी, बिजनेस बना ली आप लोगों ने हेडिंग, लिखें जी इसकी तारीफ। एन ऑर्गेनाइजेशन running its operations, an organization running its operations in order to generate profits, an organization running its operations in order to generate profits। जी, बिजनेस की डेफिनेशन में आपको लिखवाया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने काम चला रही होती है, ऑपरेशंस, रनिंग इट्स ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि अपने डेली रूटीन के काम जो है वो चला रही होती है, किस लिए? ताकि प्रॉफिट्स कमाए जा सकें। ओके, यहाँ पे एक बात ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं इस डेफिनेशन को पढ़ के कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस सेम चीज़ें हैं? सेम चीज़ें नहीं है, दोनों का ताल्लुक है और बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन सेम चीज़ें नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करती है प्रॉफिट्स कमाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बताया अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट सीकिंग की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट कमाने के लिए बनी है तो उस प्रॉफिट कमाने के लिए उसको बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक होगी बात। अब मेरा आपसे एक सवाल है, शौकत ईदी, चलिए ईदी की बात करें, ईदी फाउंडेशन बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ये बात आपको अच्छी लगेगी? किसी ईदी वाले भाई साहब को जाकर, वो फैसल ईदी साहब को जाकर कहें सर आप बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस की उर्दू कारोबार होती है, आप बड़ा अच्छा कारोबार कर रहे हैं, वो क्या करेंगे आपके साथ? वो बताया नहीं जा सकता, वो अल्फाज भी नहीं कहे जा सकते, ठीक है, जो वो कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस के लफ्ज को नॉट फॉर प्रॉफिट के साथ जोड़ना कोई इतनी मुनासिब बात नहीं लग रही, ठीक है। आप किसी शौकत खानम को जाके कहें सर बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं आप, 1112 को जाके कहें बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है आपका माशाल्लाह, कहेगा भाई कौन सा कारोबार, हमारा तो कोई कारोबार नहीं है। तो यहां से एक बात हमें समझ आती है कि बिजनेस जो है वो सिर्फ प्रॉफिट सीकिंग कर सकती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस नहीं करती। ये बात आप लोगों को समझ आ गई? तो इसीलिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको डेफिनेशन में लिखवाया टू जनरेट प्रॉफिट्स या इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स, जो भी लिखवाया मैंने, ये प्रॉफिट्स का जो लफ्ज है ना, ये इसका ताल्लुक बिजनेस के साथ है। बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, बिजनेस नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा, और बिजनेस हमेशा प्रॉफिट सीकिंग करती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं करती, ठीक होगी बात। तो याद रखिएगा बिजनेस का ताल्लुक सिर्फ इनके साथ है, इनके साथ नहीं है, ठीक होगी बात। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को या कोई सवाल? सर मुश्किल तो नहीं लग रहा सी है? वो जिन्होंने कहा था ना उनको बताइएगा जाके, आसान है, ठीक है, कहिएगा आसान बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। सर मैंने आपको बताया कि बिजनेस करने के ना कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, उन तरीकों में से एक तरीका जो आपने नाम बोला ना वो भी है, मैं भी ये नाम नहीं बोल रहा, मुश्किल बातें, लेकिन आपने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त की है,
ठीक है, ये बिजनेस करने के ऑर्गेनाइजेशन होती है। उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है कि जी मैं इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगा हूँ, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, वो फॉर प्रॉफिट है। फिर फॉर प्रॉफिट के अंदर भी कुछ कैटेगरीज आती हैं, टैक्स में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है। फिर उसके तौर पे बिजनेस होता है। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन जो है ना वो बैक एंड पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं इंटर के, ऑर्गेनाइजेशन समझ आती है, लेकिन किस तौर के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, जनरल साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, वो अलहदा फिर कैटेगरीज पर आपकी रजिस्ट्रेशन वैसे होती हैं। ये मैंने कोई गलत अल्फाज नहीं ना बोल दी, ऐसे ही आजकल चल रहा है ना, ये चार चल रहे हैं। हाँ ठीक है, कंप्यूटर साइंस ने एक दो और ऐड हो जाएंगे अंदर, ओके। तो हैं आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, लेकिन फिर आप अपनी रजिस्ट्रेशंस कराते हैं डिफरेंट तरीके पे, तो आपके पढ़ने के अंदाज जो हैं वो सबके बदल जाते हैं। मेडिकल वाले कुछ और, इंजीनियरिंग वाले कुछ और, जनरल साइंस वाले कुछ और बाकी और। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, जैसे आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन आगे से फिर चेंज हो जाती हैं। आप वो नाम अजीब अजीब नाम है, ऐसे ही आप परेशान होंगे, उन तरीकों के तौर पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर वही कवानीन आप पे लागू होते हैं। भाई आज बायो का कोई कल प्रैक्टिकल देकर आए हैं, अब अगर ये इंजीनियरिंग के होते हैं, इन पे ये बायो वाला कानून लगता, इन पे तो ना लगता। इसी तरीके से जब आप ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करके उस तौर पे बिजनेस करते हैं, तो फिर आप पे कवानीन भी वही वाले लगते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली बंदा फिर देखता है जी मैं इसमें से कौन से कवानीन फॉलो कर सकता हूँ, तो फिर उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अकेले भी काम कर सकते हैं, चंद लोग मिलके भी काम कर सकते हैं, तो वो फिर उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं कि आपने ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की बनानी। ठीक होगी सर बात, ओके, सब अच्छा है, पक्की बात। चलें जी आगे, ओके। अब अगली बात यह कि बिजनेस कितनी तरह के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। मिटा दूं ये, नींद तो नहीं आ रही है सर? कौन सी गाड़ी लेंगे क्वालिफाई करने के बाद, कभी सोचा? सीए क्वालिफाई हो जाएगा तो ये गाड़ी लूंगा जी, जब हो जाएगा तो फिर सोचेंगे। वैसे फिर भी कोई एक नहीं सोचा, ऐसी बातें दूर की नहीं सोचते हम। जी भाई आपने कुछ सोचा, कोई गाड़ी लूंगा? पहले तो उम्रे थे, पहले भाई उम्रे पे जाएंगे, और अगर क्वालिफाई अल्लाह ना करे ना हुआ तो नहीं जाएंगे, ऐसे कुछ। अच्छा फिर भी जाएंगे? नहीं वैसे गाड़ी का क्या करेंगे, गाड़ी कौन सी लेंगे? भाई ले लेंगे जी, भाई ले लेंगे। सी आप करेंगे, गाड़ी भाई लेंगे? अच्छा जी, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस कितनी टाइप्स होती हैं सर आपको पता जी? बहुत सारी, मसलन अच्छा ये आप ना मुझे एग्जांपल्स बता रहे हैं या मुझे बिजनेस की एग्जांपल्स बता रहे हैं? मैं टाइप्स पूछ रहा हूँ, फर्क समझ आया कुछ? जी जी बिल्कुल, ये तीन टाइप्स होती हैं जी, बस पहुंच गए आप लोग, कुछ अंदाजा हो गया मुझे। ये ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स हैं जो आप मुझे बता रहे हैं, बिजनेस करने के तरीके हैं ये, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के तरीके हैं ये जो आप बता रहे हैं, ओके। मैं लिखवा देता हूँ जी, ऐसे ही आप लड़ते रहेंगे फिर। सबसे पहले है जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नंबर 2 है जी ट्रेडिंग बिजनेस, और नंबर 3 है जी सर्विस बिजनेस, सर्विसेज लिख लें, सर्विसेज बिजनेस। ये तीन तरह के बिजनेसेस होते हैं जी, इनके अलावा कोई बिजनेस नहीं होता जी। मैन्युफैक्चरिंग, इसका तर्जमा कर दे कोई। सर कितने लेक्चर्स पढ़े हुए आपने? थोड़े से कितने, थोड़े से 80-90? नहीं तो छोड़ क्यों दिया आपने? अच्छा 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 भाई ऑनलाइन, ठीक है ओके जी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या मतलब होता है जी मैन्युफैक्चरिंग का? जी चीजें बनाकर बेचना, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है चीजें बनाकर बेचना। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि चीजें बनाकर बेचते हैं,
होंडा की मिसाल हम ले सकते हैं, पाकिस्तान में होंडा सिविक है, गाड़ी है, बनाकर बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये एसी आपके सामने ग्री का लगा हुआ है, बनाकर बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। नेस्ले की बात करें, नेस्ले के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, बनाकर बेच रहे हैं, बिल्कुल बनाकर बेच रहे हैं। तो इस तरह की हज़ारों लाखों मिसालें हो सकती हैं जो कि आप यहाँ पे मुझे लिखवा सकते हैं। और रेस्टोरेंट्स भी, इस पे मैं भी आपसे बात करता हूँ। ये रेस्टोरेंट की बात आपने मुझे 5 मिनट के बाद दोबारा याद करानी है। जब मैं तीनों बता चुका हूँगा ना, उसके बाद मैं आपको रेस्टोरेंट समझाऊंगा, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ठीक है। और इसके अलावा अब आप लिखवाइए, मैंने तो 2-3 बता दिए। चीज़ें बनाकर, उर्दू भूल तो नहीं गए? सीए में नहीं है उर्दू, लेकिन वैसे चले समझ आ जाती है हमें। चीज़ें बनाकर बेचना, हाँ जी। एक मिसाल होगी होंडा, नेस्ले, ग्री जी, और पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, आपने सही बात किया। कोई कंपनी का नाम ले दें जिससे सब वाकिफ हो, जरा पता लग जाता है। डॉलेंस, भाई डॉलेंस, डॉलर कौन सा वाला डॉलर? वो जो आजकल हमारे पास नहीं है वो वाला कि ये वाला? अच्छा ये वाला डॉलर मार्कर। पूरी बात किया करें, बंदे का दिमाग इधर उधर चला जाता है। डॉलर मार्कर, ठीक है जी, बिल्कुल। और मास्टर पेंट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये सब वो नाम है जिनसे आप बखूबी वाकिफ हैं, और जैसे इनका नाम लिया जाता है आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है। वही पिक्चर बनानी है मैंने बस। तो ऐसे मुश्किल मुश्किल नाम मत दीजिएगा जिसको देख के पिक्चर ना बने या इनमें फजूल सी पिक्चर बन जाए। ओके, तो मेरे ख्याल में इतनी बातें काफ़ी हैं, इतने नाम काफ़ी हैं। अब आपको समझ आ गई कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन, किसी का कोई सवाल, किसी एक को भी कोई कन्फ्यूजन है? फ्रेंड वाले भाई पक्की बात है, साथ हैं आप हमारे? ओके। ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस होता है जी, कोई सवाल? हाँ जी, तिजारत, बिल्कुल आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तिजारत। या फिर चीज़ें खरीद कर नहीं, उसी हालत में बेच देना। इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ठीक है जी। चीजें खरीद कर उसी हालत में बेच देना, ये जो उसी हालत में बेच देना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में फर्क ही ये है ट्रेडिंग बिजनेस में और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। मिसाल लेते हैं पहले, आप लोग हाइपर स्टार जाते हैं, हाइपर स्टार में डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो रैक्स पे लगी होती हैं, ऐसे ही है। क्या हाइपर स्टार ने वो चीज़ें खुद बनाई होती हैं? नहीं, उन्होंने किसी कंपनी से खरीदी होती हैं, कोई नेस्ले से खरीदी होंगी, कुछ कहीं से खरीदी होंगी, कोई कहीं से, हज़ारों लाखों कंपनियों से या बिजनेस से चीज़ें खरीदी होती हैं, उन्होंने अपने रैक्स पर रखी होती हैं और बेच रहे होते हैं। क्या हम कह सकते हैं ट्रेडिंग बिजनेस है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो हाइपर स्टार इसकी मिसाल है। 1 मिनट मुझे बस दीजिएगा। आपके गली मोहल्ले में शौकत करियाना स्टोर है, मिसाल के तौर कोई भी हो किसी भी नाम से, शौकत, शौकत करियाना स्टोर है। क्या वो चीज़ें खुद बनाता है या कहीं से खरीद के लाता है, रख देता है और बेच देता है, लेस चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें? ठीक है, तो वो जो करियाना स्टोर है ना, अब इसकी मैं अंग्रेजी क्या लिखूँ सर? करियाना स्टोर की जनरल स्टोर, शौकत जनरल स्टोर। अंग्रेजी तो आप लोगों पे एंड है माशाल्लाह। शौकत जनरल स्टोर, समझ आती है? फिर हमें मेट्रो कैश एंड कैरी, तो ये 3 नाम काफ़ी हैं ये बात समझने के लिए कि ये सब ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं। इवन ये जितनी फार्मेसीज हैं, फजलदीन हो गई, क्लिनिक्स हो गई, ये भी दवाइयाँ बनाते नहीं हैं, ये एज इट इज़ खरीदते हैं और ख़रीद के एज इट इज़ आपको उसी हालत में बेच देते हैं। बीच में मिलावट कर देते हैं, वो पैराडॉल में मिलावट करते हैं, हालत बदल दे इनकी, नहीं ऐसे नहीं होता। हाइपर स्टार वाले, ओ यार ये नेस्ले का दही खोल, इसमें ज़रा कोई मिला दो ये चीज़ें, ऐसे तो नहीं ना होता। चीज़ें उसी हालत में जाती हैं ना आगे। बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें उसी हालत में आगे जाएं। अगर चीज़ें उसी हालत में आगे नहीं जाएंगी ना, उनकी शक्ल बदल जाएगी या उनकी हालत बदल जाएगी, फिर आप यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक होगी बात? क्योंकि इस बिजनेस की क्वालिटी ही यही है कि चीज़ों की हालत बदल जाती है। ठीक है, होंडा, आप जाएं फैक्ट्री और कहें यार बस जिस हालत में है ना उसी में दे दो,
वो आपको टुकड़े में उड़ा देगा, ये ले टायर, वो 4 टायर वो पड़े हैं, वो ले जा। वो टायर भी नहीं बल गया, वो रबड़ ले जा, वो पड़ा हुआ है, खुद ही टायर बना ली। वो अजीब आपको टुकड़े टुकड़े दे देंगे और कह देंगे बना लो जाके। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ों को प्रोसेस करके जब हालत बदल जाए तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही चीज़ों की हालत बदल जाए हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक होगी बात। हालत नहीं बदलेगी तो ट्रेडिंग बिजनेस है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें एज इट इज़ उसी कंडीशन में सेल होना ज़रूरी है ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। हालत बदलेगी तो आप यहाँ से उठ के यहाँ पर गिर जाएंगे। बात समझ आती है जी? अब किसी का सवाल था यहाँ से जी? अमेज़ॉन और दराज भी आ सकते हैं यहाँ पे। ये सर्विस बिजनेस में आएंगे। कैसे आएंगे इस पे भी अभी बात कर लेते हैं। एक रेस्टोरेंट पे बात करनी है और इस पे बात करनी है। जी जी बिल्कुल सर, मैंने एंड पे लिख दिया वो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। अच्छा हाइपर, जी जी मेट्रो कैश एंड कैरी, ये सर हाइपर स्टार की तरह का ना एक बहुत बड़ा स्टोर है। ठीक है, बिल्कुल हाइपर स्टार की तरह का। अच्छा याद रखिएगा ये हाइपर स्टार या इसके अंदर मेट्रो के अंदर ना इनकी अपनी बेकरीज भी होती हैं छोटी छोटी, आपने शायद कभी देखी हो। वो ट्रेडिंग में नहीं आती क्योंकि वो खुद बनाकर बेच रहे होते हैं, उनका छोटा सा किचन भी होता है अपना। तो वो नहीं आएंगी, वो मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा चला जाएगा, बाकी सारा हिस्सा ट्रेडिंग में आ जाएगा। ठीक हो गई। मॉल्स वगैरह भी आएंगे। देखें मॉल्स बजाते खुद ऐसी कोई चीज नहीं है। ये 3 सवाल पार करके रखें, सर्विस के बाद बताता हूं। ठीक है, नहीं नहीं वो पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी फर्क क्या है। तो मुझे एक दफा सर्विसेज बता लेने दें जी। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में किसी को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है जी। जी मॉडिफिकेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं आप मुझे। इंजन बदल देंगे, लाइटें बदल देंगे। देखिए इसमें थोड़ी सी ना हमें फिर देखना पड़ेगा कि क्या उसका रूटीन का काम ही यही है। जैसे आप हमने ये देखते ही हैं कि जो इम्पोर्टेड यूज्ड गाड़ियां बाहर से आती हैं ना, वो जिस हालत में होती हैं सबको पता है। तो वो बंदा आमतौर पे मंगवाता ही वो लगी हुई गाड़ियाँ, एक्सीडेंट गाड़ियाँ मंगवाते हैं, यहाँ पर लाके उनको ठीक करते हैं और फिर आगे भेज देते हैं। ये शायद हालत बदल जाती है, आप कह लें हालत ठीक हो जाती है। इसको ज़बरदस्ती अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं, ज़बरदस्ती अगर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ना ग्रे एरिया है, थोड़ा सा ग्रे एरिया है। लेकिन आप इसको मैन्युफैक्चरिंग में ले जाइएगा, हालत बदल जाती है थोड़ी सी। मैं बॉडी 2 मिनट मेरे भाई, अब बॉडी किट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप हर गाड़ी पे बॉडी किट्स लगाते हैं और उसको आगे भेज देते हैं, पेंट वगैरह करते हैं और आगे भेज देते हैं। ठीक होगी बात। इसमें मैं आपको थोड़ी सी मिसाल ये भी बता दूं कि ये जो एसी जितने भी हैं ना, मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग में ये बिल्कुल लिखवाए हैं, लेकिन पाकिस्तान में एसी मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। ये बात आप जरा ध्यान से समझिएगा, ये असेंबल होते हैं। ठीक है, ये कोई 10 पीस होते हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इतनी सी टेबल जितना इनका एक प्लांट होता है, बस उस पर रखते हैं। एक बंदा आता है एक स्क्रू ड्राइवर लेके, वो पीस रखता है और कसता है और रियल जी एसी तैयार। लिटरली ऐसे ही है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसे ही है। कह देंगे जी चीज़ों की हालत बदल गई। कहने को मैन्युफैक्चरिंग जेन में आता है जी, मशीनें, फैक्ट्री, यही समझ आता है ना जेन में, लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता। सिर्फ असेंबलिंग होती है, नट बोल्ट टाइट होते हैं, लेकिन ये भी मैन्युफैक्चरिंग में ही आता है। चीज़ों की हालत बदल गई, मैन्युफैक्चरिंग, बात खत्म। ठीक होगी बात। इवन मैं आपको यहां तक भी बता सकता हूं, आप लोगों ने शायद कभी रियाज बॉटलर्स या हैदरी बेवरेजेस, इनका कभी शायद नाम किसी एक आधे ने सुना हो। असल में ये जो पाकिस्तान में ये पेप्सी है ना, ये पाकिस्तान में पेप्सी वाले नहीं बनाते, ये पता है आपको। पाकिस्तान में पेप्सी कोला इंटरनेशनल मौजूद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन वो बनाते हैं सिर्फ कंसंट्रेट। वो इतनी सी तादाद का कंसंट्रेट होता है जो वो बनाते हैं, और वो फिर आगे डिफरेंट लोगों को सेल करते हैं। वो उनके रजिस्टर्ड डीलर्स कह लें या जो भी कह लें, उनके बिजनेस पार्टनर्स कह लें, वो हैं ऑथोराइज डीलर्स हैं, जो मर्जी कह लें। उनके ऊपर पेप्सी ने ये जिम्मेदारी लगाई हुई है कि आपने इसके अंदर डालना है पानी, इसको डाइल्यूट करना है और फिर लोगों को पेप्सी बनाकर बेचनी है, क्योंकि वो कंसंट्रेट आप वो नहीं पी सकते हैं, वो बहुत तेज होता है। ठीक है, तो उसको डाइल्यूट किया जाता है, बॉटल भरी जाती है, बॉटल बंद की जाती है और आपको सर्व कर दी जाती है।
इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। अब मुझे बताइए कि क्या पूरे पाकिस्तान में पेप्सी का टेस्ट सेम होता है कि डिफरेंट डिफरेंट होता है? क्यों होता है डिफरेंट? हर बंदा अपने हिसाब से उसमें पानी डाल रहा होता है, उसको डाइल्यूट कर रहा होता है। अब लाहौर में कोई और है, कराची में कोई और है, मुल्तान में कोई और है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, बेशुमार लोग होंगे जो ये काम कर रहे होंगे। पेप्सी ने बिल्कुल अपनी एक बताई होगी स्टैंडर्ड, भाई इतना कंसनट्रेट, इतना पानी तो बेहतरीन किस्म की पेप्सी तैयार होगी। लेकिन वो कहते हैं क्यों इतना कंसनट्रेट, हम तो इतना सा कंसनट्रेट डालेंगे, पानी हम इतना डालेंगे अंदर, टेस्ट बदल जाता। ठीक है, अब ये काम क्या है? अब कहने को जेन में ये आती है, अच्छा कंसनट्रेट आता होगा, नलका खोलते होंगे, डाइल्यूट किया, नलका बंद और चल भई है। क्या है ये? हालत बदल रही है, मैन्युफैक्चरिंग, बस ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। अब कहने को इसमें भी कोई मशीनरी कोई कुछ इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बस है मैन्युफैक्चरिंग। तो चीज़ों की हालत का बदलना बहुत ज़रूरी है। तो सर इसी एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल जो मैंने बताई, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपकी बात का जवाब दूं, तो अगर आपका रूटीन का काम यही है कि आप हर गाड़ी पे ये हरकतें कर रहे हैं, किसी को पेंट करवा रहे हैं, किसी का दरवाज़ा नया लगा रहे हैं, किसी की बॉडी किट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो हालत बदल रही है भाई, वो भी मैन्युफैक्चरिंग में ही आएगी। ठीक होगी बात, वो भी मैन्युफैक्चरिंग में ही आएगी। सर साथ वाले भाई का एक सवाल था। ठीक है जी, बात समझ आ गई? ओके, अब दो सवाल हमारे रह गए हैं, वो हमने उनका जवाब देना। जवाब तो हमने बहुत सी बातों का देना ऊपर जाके, ऐसे ही है। ओके, सर्विस बिजनेस। हाँ जी, सर्विस बिजनेस क्या होता है जी? खिदमात का बिजनेस। बिल्कुल जी, खिदमात का बिजनेस। इससे पहले कि हम इसकी एग्जांपल्स पे हैं, याद रखिएगा सर्विस बिजनेसेस के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, स्किल और वक्त। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। मुझे अगर अकाउंटिंग नहीं आती होगी ना, मेरे पास स्किल नहीं होगी, मैं 6 साल भी यहां बैठा रहूं ना, मैं आपको सर्विसेज नहीं दे सकता। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरे तरीके से देखें, मुझे अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैं यहां हूं ही नहीं, बड़ी अच्छी सर्विस दूंगा आपको, पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। डॉक्टर पे आ जाइए, डॉक्टर भी एक सर्विसेज दे रहा है आपको। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर है ही नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में बैठा है, सर्विस दे सकेगा आपको? नहीं दे सकेगा, जितना मर्जी टाइम दे दो, उसको पता ही कुछ नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, अवेलेबल ही नहीं है, सर्विस दे सकेगा? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि सर्विस के लिए दो चीजें लाजमी हैं, और दोनों का इकट्ठा होना लाजमी है। आपके पास स्किल भी होना चाहिए और आपके पास भी होना चाहिए। अगर आपके पास एक भी चीज मिसिंग है तो सर्विस बिजनेस नहीं हो सकता। ठीक होगी बात? अब यहां पर अगली बात, होती क्या है सर्विसेज? खिदमात जी, बिल्कुल, चले उर्दू लिख लेते हैं, खिदमात। खिदमात नजर आती है? मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, ये अकाउंटिंग है, देखिए जा रही है, ये जा रही है, और ये आपके दिमागों में जाती नजर आ रही? नहीं नजर आ रही? बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इंटेंजिबल का। ये एक इंटेंजिबल सी चीज होती है जो कि प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सर्विसेज सेल नहीं होती, सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। बाकी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेसेस में चीज़ें सेल होती हैं, यहाँ पे खिदमात प्रोवाइड होती हैं। लफ्ज़ का फ़र्क है, बाकी बैक एंड पे कोई फ़र्क नहीं है। तो खिदमात या सर्विसेज के लिए प्रोवाइड का लफ्ज़ है, और बाकी दोनों चीज़ों के लिए सेल या सोल्ड वटएवर उसका फ़र्क है, उस वो कहा जाता है। ठीक होगी बात? एग्जाम्पल क्या हो सकती है सर्विस बिजनेस की? टीचिंग, चले कॉलेज की ही मिसाल ले लेते हैं, क्रीसेंट, डॉक्टर्स, सर उबर के उबर, खाली उबर, खाली उबर के बस उबर, उबर, अच्छा सर उबर। उबर, उबर क्या होता है? पता है सबको उबर का? किसी को उबर का नाम पता हो? नहीं पता उबर का? सर ये क्या होता है उबर? मुझे भी नहीं पता सर। ये ना वो गाड़ी आप ना वो रेंट पे कहीं जाना हो ना, तो मोबाइल से वो बुला लेते हैं भाई साहब को, वो घर आ जाते हैं और आपने जहां जाना हो ना वहां चले जाते हैं, वो फिर आपसे पैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो इस दौरान वो कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करता है, वो बस आपको सर्विसेज देते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक होगी बात? डेवो की बात कर लें, नियाजी एक्सप्रेस, ये बसेस से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। ठीक है, ये तमाम क्या है? ये तमाम सर्विसेज बिजनेसेस हैं। ठीक है, अब वो उबर का ड्राइवर है, नहीं गाड़ी चलानी आती, सर्विस दे सकेगा? गाड़ी चलानी आती है, खुद नहीं है,
सर्विस दे सकेगा। अब ये ना कहेगा सर अगर उसके पास टेस्ला हो, खुद चलती हो, फिर क्या होगा? ठीक है, तो बहरहाल ऐसी बातें यहाँ ना किया करें। तो दोनों बातें होनी ज़रूरी हैं। तो कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लें, इसमें से कोई भी मिसाल आपके जहन में आती है, ये दोनों चीज़ें लाजमी होंगी, इन दोनों के बगैर पॉसिबल नहीं है। ठीक होगी बात? सर्विस बिजनेस में कोई सवाल? सर अगर किसी का कार वॉश का बिजनेस है, कार वॉश सर्विसेज हैं, कार वॉश सर्विसेज हैं। अब आइए जी, रेस्टोरेंट की बात हुई थी, यहां तक इन तीनों में कोई सवाल किसी का? इन तीनों की बेसिक्स में किसी भी एग्जाम्पल में कोई सवाल किसी का? क्या चीज? ये जाती सवाल तो नहीं ना पूछ रहे, ये जेन में कुछ आ रहा है कि जी पक्की बात है ना? ये पक्की बात, मुझे लग रहा है कोई जाती सवाल है, कोई जरा है ना ऐसे। अच्छा, आप फसलें तैयार करके बेच रहे हैं, सिर्फ फसलें आपकी अपनी है या किसी और के बिहाफ पे कर रहे हैं आप? नहीं समझ ले, नहीं हमें एग्जैक्ट बात बतानी है। देखिए मैं आपको सिनेरियोस बता देता हूं। अगर तो आपकी अपनी ज़मीन है और आप अपनी फसलें उगा रहे हैं, मतलब खुद से आप काम कर रहे हैं और बेच रहे हैं, तो ये सर्विसेज नहीं है, ये सर्विसेज नहीं है, ये शायद वो कोई मैन्युफैक्चरिंग वाली बात चली जाएगी, इसको वैसे एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में बात चली जाएगी। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ज़मीन आपने किराए पे ली हुई है, फसलें आपकी अपनी है और आपने बेचनी है, ये भी सर्विसेज नहीं है, ये भी सर्विसेज नहीं है। तीसरा सिनेरियो, ज़मीन भी किसी और की, फसलें भी किसी और की, आप बस उसकी फसलों की देखभाल कर रहे हैं, ये सर्विसेज हैं। तो अब आप देख लें आप किस सिनेरियो में फॉल करते हैं। ठीक है जी, ओके। रेस्टोरेंट बैंकर जाएंगे सर? क्या चीज? बैंकर। बैंकर, नौकरी जितनी भी होती है वो हमेशा सर्विसेज में आती है, लेकिन याद रखिएगा नौकरी एक बिजनेस नहीं है, नौकरी नौकरी है। ठीक है, तो वो लोग अपनी सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रहे होते, वो नौकरी कर रहे होते हैं, इसलिए हम उनकी बात यहां पर नहीं करेंगे। जब नहीं, अगर वो प्लम्बर इंडिपेंडेंट है या टेक्नीशियन इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहा है तो बिजनेस है, वो बिजनेस है। लेकिन अगर वो कहीं नौकरी कर रहा है तो वो तो नौकरी है फिर। ठीक है, तो ये बातें अभी होनी आगे जाके। रेस्टोरेंट, अब आपसे मेरा सवाल है, आपके ख्याल में ये तीनों में कहां पे फॉल करना चाहिए, फिर मैं बताता हूं कि किधर जाना चाहिए। सर्विसेज में। अच्छा, और भाई कहते हैं सर्विसेज में, क्यों सर सर्विसेज में क्यों जाना चाहिए? ये तीनों चीजों में खाना बनाकर दे रहे हैं तो सर्विसेज हैं। मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा, अच्छा, खाना बना रहे हैं और फिर सर्व भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा और मेकआउट भी होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें डाउट है, जो मैंने अल्फाज बोले ना, थोड़ा सा डाउट है। और ये डाउट सिर्फ इस लेवल पे नहीं है, ये डाउट ना कानून के लेवल पे भी है। ठीक है, ये ऊपर तक ना कन्फ्यूजन ही है कि ये मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाईजान ये मैन्युफैक्चरिंग भी है और इसमें सर्विसेज का एलिमेंट भी है। ठीक है, वो कैसे है? किचन तक की जो बात है वो मैन्युफैक्चरिंग में आती है, उसके बाद जो आगे सर्विस आपको सर्व किया जाता है टेबल्स पे, वो सर्विसेज हैं। तो ये दोनों चीज़ों का एक मिक्सचर है। तो जो मेन जो एक्सपर्ट्स हैं या जो हैं वो कहते हैं ये इस तरह से चीज़ चलती है। ठीक है, उतना मैन्युफैक्चरिंग के जुमरे में आता है और आगे सर्विस पे आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं पे भी बहुत कम जगहों पे ऐसे है, मोस्टली पे आपको ये नहीं बताया जाता कि जो ये 1000 रुपए का बिल आया, जो आप लोगों ने 1000 रुपए का खाना खाया है, इसमें खाने के कितने थे और सर्व करने के कितने थे, ये कहीं नहीं बताया जाता। बहुत कम जगहों पे सर्विस चार्जेस अलग डाले होते हैं, बहुत कम। तो वहां पे तो चलें ये बात समझ आ जाती है कि जो इसने हमसे 200 रुपया अलग से लिया वो सर्विसेज का है और जो बाकी 1000 रुपया लिया वो खाने का है, तो वहां पे बात अलग अलग हो सकती है। लेकिन जिन रेस्टोरेंट्स में ये बात अलग नहीं हो सकती, वहां पे हमेशा कन्फ्यूजन ही रहती है कि ये मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज है। मोस्टली रेस्टोरेंट्स, ये भी मैं आपको बता देता हूं, मोस्टली रेस्टोरेंट्स अपने आप को सर्विस बिजनेस ही बोलते हैं। मोस्टली रेस्टोरेंट्स को कहते हैं जी हम सर्विसेज ही दे रहे हैं बस। लेकिन इख्तलाफ है, लेकिन सही क्या है, उतना हिस्सा जो खाने वाला है वो मैन्युफैक्चरिंग है और जो आगे आपको सर्व किया जाता है वो क्या है, वो सर्विसेज हैं। इवन जो आप होम डिलीवर करवाते हैं खाना, उसमें भी अगर आप KFC से कराएं वो तो आई थिंक कोई 30-40 रुपए सर्विस चार्जेस लेते हैं होम डिलीवर करने के। ठीक है, तो उतना हिस्सा चूंकि अब वो टेबल पे सर्व नहीं हो रहा बल्कि आपके घर में सर्व हो रहा है, तो वो जो घर लाने के वो 40 रुपए हैं वो सर्विसेज बिजनेस में जाएंगे और बाकी जो खाने के पैसे होंगे वो मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएंगे। बात समझ आ रही है? या अगर KFC वाले ने कहीं से और से बर्गर खरीद के आपको दिया होगा तो वो ट्रेडिंग है।
जैसे फूड पांडा है, फूड पांडा इज ट्रेडिंग बिजनेस, या चलें आप इसको ट्रेडिंग ना कहें, छोड़ें, इट इज ऑल्सो अ सर्विस बिजनेस फूड पांडा, क्योंकि वो खरीद के नहीं आपको दे रहा, वो बेसिकली सर्विसेज ही दे रहा है आपको, उस खाने के पैसे आप दे रहे हैं, ठीक है, वो नहीं दे रहा। अब आ जाए अमेजोन पे, या दूसरा क्या नाम, दराज। दराज भी एक सर्विस बिजनेस है, अमेजोन भी एक सर्विस बिजनेस है। क्या दोस्त 2 मिनट में भी आपके सवाल पे आता हूं, मुझे बताइए क्या अमेजोन चीजें बनाकर बेच रहा है या दराज चीजें बनाकर बेच रहा है? क्या ये चीजें खरीद कर बेच रहा है? देखिए, दराज या अमेजोन ये एक प्लेटफॉर्म है, ये आप हैं जी सेलर, आपने अपनी प्रोडक्ट यहां पे लिस्ट की हुई है, लगाई हुई है अपनी प्रोडक्ट, ये बायर है, ये दराज या अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर आएगा, इसको आपकी चीज नजर आएगी और ये कहेगा कि मैं खरीद लेता हूं। अब ये चीज मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा हुआ है कि जी 100 रुपए की बेचूंगा, इन्होंने 100 रुपए की खरीदी, 100 रुपए की खरीद ली, 100 रुपए की खरीद ली। जो बंदा घर आपको दराज की चीजें डिलीवर करने आता है वो 100 रुपये आपसे लेता है और वापस जाके ये दराज के पास जमा करवा देता है। दराज 100 का 100 कभी भी आपको नहीं देगा, दराज उस 100 में से 20 रुपए अपने काटेगा, ये ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, याद रखिएगा, अकाउंटिंग में जहां ब्रैकेट आए ना, या मैथमेटिक्स में हम सीए में जो ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब होता है माइनस। तो 20 रुपए अपने काटेगा और आपको 80 रुपए मिलेंगे। मुझे ये बताइए कि ये 20 रुपए क्या थे? ये दराज के सर्विस चार्जेस थे कि आपने दराज की वेबसाइट यूज की है भाई, दराज का राइडर यूज किया है जो कि आपके बिहाफ पे गया और चीजें डिलीवर करके तो वापस आया, तो वो जो 20 रुपए हैं वो दराज ने अपनी कमीशन कह लें या जो भी कह लें वो उसने काट लिए हैं। तो दराज इज अ सर्विस बिजनेस, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अमेजोन इज अ सर्विस बिजनेस, कोई चीजें बनाकर नहीं बेच रहा, वो आपसे चीजें नहीं खरीद रहा। दराज पे चीजें दराज तो नहीं ना खरीदता, वो तो आगे कोई कस्टमर है फिर वो खरीदता है, दराज ने तो बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ, ठीक है डिस्प्ले कर लो, खुद नहीं खरीदता वो। तो ये ना तो ये मैन्युफैक्चरिंग है ना ये ट्रेडिंग है। दराज, अमेजोन, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? लेकिन 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 आपने सोचा जहन्नुम में गया दराज, मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूं और मैं अपनी चीजें बेचता हूं। अब आपकी वेबसाइट पे एक भाई साहब आए और उन्होंने आपसे चीजें खरीद ली, अब बताइए कि क्या अब ये ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है? अब अगर खरीद के आप बेच रहे हैं तो ट्रेडिंग है और अगर बनाकर बेच रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग है। अब ये सर्विसेज नहीं है क्योंकि आप किसी और बंदे की वेबसाइट यूज नहीं कर रहे बल्कि खुद से बेचना शुरू हो गए, ठीक है? तो यहां पर आप ट्रेडर ही थे इस सिनेरियो में भी, ये दराज ये सर्विस प्रोवाइडर था, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, ठीक होगी बात? फर्क इतना था कि यहां पे ट्रेडिंग आप किसी और की खदमात लेके कर रहे थे, यहां पे ट्रेडिंग आप किसी की खदमात लेके नहीं कर रहे, खुद से कर रहे हैं, ठीक हो गया? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन पैसे वो इनसे लेता है, वो उनसे नहीं लेता, पैसे वो इनसे लेता है, जो प्रोडक्ट अपनी लगाता है ना दराज, पैसे उससे लेता है, कस्टमर से कोई पैसे नहीं लेता वो। जी सर, कोई सवाल था एक और? 1 मिनट दीजिएगा जी। फूड पांडा कौन खरीद के दे रहा है? हाँ हाँ, मैंने कहा था अगर किसी से खरीद के देता है तो ट्रेडिंग है, मैं अपनी बात पे कायम हूं। अगर किसी से खरीद के देता है फिर तो ट्रेडिंग होगा, फिर तो ट्रेडिंग होगा। फूड पांडा पे किसी ने कहा था कि ये कैसे है, फूड पांडा यही सर्विसेज दे रहा है सर। आप और ऑर्डर करते हैं फूड पांडा पे, ठीक है, और उसको पैसे देते हैं, वो जाके अपना कमीशन अपनी जेब में रखता है और बाकी पैसे उसी सबवे वाले को या KFC वाले को दे आता है, ये ले तेरे बर्गर के पैसे, ये मेरे कमीशन के पैसे। बस इनके आपस में ना एग्रीमेंट हुआ होता है, प्रोडक्ट आपको सस्ती या उतनी की नजर आ रही होती है, इनके बैक एंड पे ना कमीशन होते हैं, मुझे पता है क्या क्या करते हैं ये लोग, इनके आपस में कमीशन होते हैं, 19% है कि 17% है, बहरहाल कुछ कमीशन है इनका, जो फूड पांडा हर ऑर्डर पे चार्ज करता है। हर ऑर्डर जो आप फूड पांडा पे करते हैं ना उस पर एक सर्टेन परसेंटेज फूड पांडा की होती है, ये बात ज़हन में रखिएगा, इसलिए अक्सर प्राइसेस आपको फूड पांडा में ना ज़रा ऊपर नज़र आ रही होती हैं। और कोई सवाल था? किसका? मॉल्स का। ओके,
देखिए मॉल्स का बिजनेस जो है ना वो सर्विस बिजनेस में आता है। किस तरह से मैं आपको बता देता हूं। कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई ट्रेडिंग नहीं है, वो सिर्फ आपको शॉप से रेंट पे दे रहे हैं, और रेंट पे देना एक सर्विस है, बस ये इतनी बात मैं करूंगा। तो ये सर्विस की कैटेगरी में जाएगा। रेंट एक सर्विस ही होता है। क्या आपने घर सेल नहीं किया हुआ, मैन्युफैक्चर नहीं है, ट्रेडिंग नहीं है, तो ये सर्विसेज हैं। और जी नहीं, ये तो कस्टमर सर्विस रिक्वायर करता है, ये कंज्यूमर सर्विस रिक्वायर करता है ना। अब आप अल्लाह ना करे बीमार हो जाएं, डॉक्टर के पास चले जाएं और डॉक्टर से सर्विसेज ले लें। अब बिजनेस तो डॉक्टर कर रहा है, आप तो नहीं ना बिजनेस कर रहे हैं, आप तो बस एक सर्विस रिक्वायर कर रहे हैं। ये सर्विसेज दे रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसी है। लेबर तो नौकरी पे है ना, तो नौकरी तो बिजनेस नहीं है, ठीक है, तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम तो बात ही बिजनेस की कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस, हम बात ही बिजनेस की कर रहे हैं। वो तो नौकरी है, नौकरी जितनी भी है ना वो आती सर्विसेज में ही है सारी, वो खदमात ही होती हैं सारी, लेकिन वो बिजनेस नहीं होता, इसलिए हम उसकी बात ही नहीं करते यहाँ पर। तो नौकरी को कंफ्यूज नहीं करना आपने इसके अंदर। इसमें उस बंदे की बात करनी है जो इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहा है, ठीक है जी, जो प्रॉफिट्स कमा रहा है। वो बंदा प्रॉफिट नहीं कमा रहा, वो तो बेचारा तनख्वाह कमा रहा है, ठीक है, उसको भी थोड़ी लग रही है। 1,40,000 कल बोला था ना सीए क्वालिफाइड की तनख्वाह जी। पेट्रोल पंप नहीं, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पेट्रोल बेच रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, खरीद के बेच रहे हैं जी। और हाँ जी, पीएसओ मैन्युफैक्चरिंग, हाँ वो रिफाइन करते हैं, ऑयल वगैरह, क्रूड ऑयल आता है उसको रिफाइन करते हैं, उसके बाद आगे करते हैं, बिल्कुल वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। हालत बदल जाती है, तेज़ हो गए जी। और नहीं नहीं, अच्छी बात है, सोचा करें ऐसे। और घर जाके अम्मी से पूछिएगा, अम्मी आज क्या मैन्युफैक्चर किया है, खाना मैन्युफैक्चर होगा ना कि ट्रेडिंग होगा। मैंने अम्मी छोड़े, ट्रेडिंग कर लेते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं, जो हमारा बड़ा अच्छा शौक है, बाहर से मंगवा लेते हैं, ठीक है। नहीं नहीं अब्बू फिर कहते हैं हाँ मैं तेरी सर्विस करूँ, सर्विस बिजनेस, तो तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं फिर, ठीक है। और कोई सवाल ना खाया करें बाहर का, ऐसे फजूल सा होता। आपको तो पता नहीं, आप लोगों ने किचन भी देखे हैं कि नहीं, देखा करें कभी जाके ना, वैसे ही कहीं घुस जाया करें। ओके, कोई सवाल? और कोई सवाल? कोई सवाल किसी का? कोई सवाल? वो तो डिस्प्ले है सिर्फ एक, हाँ वो शायद मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वो बनती है ना पूरी, पेंटिंग डिज़ाइन होती है, सारा कुछ हो, वो तो उसमें ही चला जाएगा, ठीक है। उस अच्छा एक मिनट, सॉरी, अच्छा उसके लिए ना मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड नहीं इस्तेमाल होता, उसके लिए फिर वो डिज़ाइनिंग का वर्ड या जो भी है पेंटिंग का वर्ड, लेकिन होती कैटेगरी वही है, अल्फाज बदल जाते हैं। अब खाना मैन्युफैक्चर करना, यह अजीब सा फजूल सी बात है, खाना मैन्युफैक्चर नहीं होता, खाना कुक होता है, तो वो लफ्ज़ बदल जाते हैं, मतलब वही होता है, मतलब वही होता है जी। कौन एक्टर? वो कौन होते हैं? टीवी पर डिस्प्ले होते हैं, हाँ जी, बस सर्विस प्रोवाइडर ही है वो भी, स्किल प्लस टाइम, स्किल नहीं भी होती तो टाइम दे रहे होते हैं ऐसे जी। और ठीक है जी, सब अच्छा है, ठीक है जी, वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह बाकी बातें अब कल होंगी। इनको प्लीज़ रिवाइज कल करके आइएगा, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। किताब कोशिश करके ले लीजिएगा। इसका जो चैप्टर है ना अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, प्लीज़ सुन लीजिए, इसका चैप्टर 1 है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। अभी हमने ये शुरू किया है कि जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, ये आपको इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंट अल्फाज में या कम या ज़्यादा अल्फाज में ना आपको नज़र आएंगी, लेकिन मैंने आपको बताया था आपने तब तक ये किताब नहीं खोलनी जब तक मैं आपको बताऊँ ना। तो जब हम ये सारा टॉपिक ख़त्म कर लेंगे उसके बाद हम किताब खोलेंगे, फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। क्योंकि ये किताब जो है ना, ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, आपके लिए उतनी अच्छी नहीं लिखी हुई, क्योंकि इसके अंदर बड़ी टू द पॉइंट बातें लिखी हुई हैं, और टू द पॉइंट बातें हमें तो समझ आ जाती हैं, हमें पता है बैकग्राउंड में स्टोरी क्या है, आपको स्टोरियाँ भी समझाई जा रही हैं। तो जब तक आपको ये स्टोरी समझ नहीं आ जाएंगी ना, ये किताब आपके लिए यूज़लेस है। तो इसलिए पहले हम सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद जब मैं कहूँगा तब किताब खोलिएगा, ठीक है जी। कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़। नहीं ठीक है, आप बंद कर दें, अटेंडेंस लगानी है।